स्वागत है आपका लर्न विद मनोज में। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक और दिलचस्प कहानी, धर्म संकट। मुंशी प्रेमचंद। पुरुषों और स्त्रियों में बड़ा अंतर है। तुम लोगों का हृदय शीशे की तरह कठोर होता है और हमारा हृदय नर्म, वह विरह की आंच नहीं सह सकता। शीशा ठेस लगते ही टूट जाता है, नर्म वस्तुओं में लचक होती है। चलो बातें न बनाओ, दिन भर तुम्हारी राह देखूं, रात भर घड़ी की सुइयां गिनती रहूं, तब कहीं आपके दर्शन होते हैं। मैं तो सदैव तुम्हें अपने हृदय मंदिर में छिपाए रखता हूँ। ठीक बतलाओ कब आओगे? 11 बजे, परंतु पिछला दरवाजा खुला रखना। उसे मेरे नयन समझो। अच्छा, तो अब विदा। पंडित कैलाशनाथ लखनऊ के प्रतिष्ठित बैरिस्टरों में गिने जाते थे। कई सभाओं के मंत्री, अनेक समितियों के सभापति और बड़े बड़े पत्रों में सारगर्भित लेख लिखने वाले। प्लेटफार्म पर उनके व्याख्यान सुने बिना सभाएं अधूरी मानी जाती थीं। जब वह पहली बार यूरोप से लौटे थे तो उनके अंदर समाज सेवा का बड़ा जोश था, लेकिन जैसे जैसे उनकी बैरिस्टरी चमकने लगी, समाज सेवा का उत्साह कम होता गया। और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि अब वह फुर्सत में नहीं थे। हाँ, क्रिकेट का शौक अभी भी ज्यों का त्यों बना रहा। वह कैसर क्लब के संस्थापक और खुद एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगर मी कैलाश को क्रिकेट का जुनून था, तो उनकी बहन कामिनी को टेनिस का शौक था। वह नित्य नवीन मनोरंजन की खोज में रहती थी। शहर में कोई नाटक हो, कोई थिएटर आए, कोई सर्कस या बायोस्कोप लगे, कामिनी वहां उपस्थित न हो, यह असंभव था। मनोरंजन की चीजें उसके लिए उतनी ही जरूरी थीं, जितनी वायु और प्रकाश। मी कैलाश की तरह ही वह भी पश्चिमी सभ्यता के रंग में पूरी तरह रंगी हुई थी। भांति मी कैलाश हिंदू जाति, हिंदू सभ्यता, हिंदी भाषा और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के भी कट्टर आलोचक थे। हिंदू सभ्यता उन्हें त्रुटिपूर्ण लगती थी और वे अपने इन विचारों को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि बड़े ओजस्वी और प्रभावशाली शब्दों में इन पर लिखते और व्याख्यान देते थे। हिंदू सभ्यता के विवेकी अनुयायी उनके इन एकपक्षी और कटु विचारों पर हंसते थे, लेकिन उपहास और विरोध तो किसी भी सुधारक की स्वाभाविक पूंजी होते हैं। मी कैलाश भी इन बातों की परवाह नहीं करते थे। वे केवल बोलने वाले वाक्य वीर नहीं थे, बल्कि अपने विचारों को जीने वाले कर्मवीर भी थे। उनकी बहन कामिनी इसी विचारधारा की जीती जागती मिसाल थी। सौभाग्य से कामिनी के पति गोपाल नारायण भी इन आधुनिक विचारों से प्रभावित थे और पिछले 1 साल से अमेरिका में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कामिनी ने अपने भाई और पति के आधुनिक स्वतंत्र विचारों का भरपूर लाभ उठाया। इसी बीच लखनऊ में अल्फ्रेड थिएटर कंपनी आई हुई थी। शहर के कोने कोने में उसी के तमाशे की चर्चा थी। कामिनी की रातें अब और भी रंगीन हो गई थी। रात भर थिएटर देखती, दिन में थोड़ी नींद लेती और फिर उन्हीं गीतों को गुनगुनाती रहती। वह सौंदर्य और प्रेम के उस नए मोहक संसार में रम चुकी थी, जहां दुख भी किसी रसपूर्ण आनंद से कम नहीं लगता। 3 महीने इस तरह बीत गए। प्रेम और रस की ये निरंतर अनुभूति अंततः असर डाली गई, और वह असर ऐसा नहीं था जो छिपाया जा सके। शुरुआत भी वैसी ही हुई जैसी अक्सर होती है। थिएटर में एक सुडौल और आकर्षक युवक की निगाहें अब लगातार कामिनी की ओर उठने लगी। कामिनी सुंदर थी, चंचल थी, इसलिए शुरू में उसे नजरों में छिपे भावों का कोई विशेष संकेत न मिला। नेत्रों का सौंदर्य से गहरा संबंध होता है। घूरना पुरुष का स्वभाव है और लजाना स्त्री का। कुछ दिनों बाद कामिनी को भी इन नजरों में छिपा आकर्षण महसूस होने लगा। अब तो नैनों से नयन बातें करने लगे। नयन मिल गए तो मन भी मिलने लगा। प्रेम धीरे धीरे गाढ़ा होता गया। अब हालत यह हो गई थी कि यदि कामिनी किसी दिन किसी उत्सव में चली जाती तो उसका मन वहां बिल्कुल न लगता। आंखें उसी युवक को ढूंढती रहती। आखिरकार लज्जा का बांध टूट गया। मन की बातें अब मुखर हो उठी। पहले तो मौन नैनों से वार्तालाप होता रहा, फिर प्रेमालाप आरंभ हुआ। कविताओं की तरह शुरुआत हुई, पर अब गद्य की बारी आ गई थी और अंततः दोनों मिलन मंदिर के द्वार तक पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ उसकी झलक आपको कहानी के पहले भाग में मिल चुकी है। इस नवयुवक का नाम रूपचंद था। वह पंजाब का रहने वाला था। संस्कृत का शास्त्री, हिंदी साहित्य का पूर्ण पंडित और अंग्रेजी में MA। लखनऊ की एक बड़ी लोहे की फैक्ट्री में मैनेजर था। घर में सुंदर पत्नी थी, 2 प्यारे बच्चे थे। अपने साथियों के बीच वह सदाचरण के लिए जाना जाता था। न जवानी का उफान, न स्वभाव में कोई हल्कापन। पूरा जीवन घर गृहस्थी में जकड़ा हुआ था।
पर न जाने ऐसा कौन सा आकर्षण था जिसने उसे उस तिलस्मी संसार में खींच लिया, जहां की धरती अग्नि है और आकाश ज्वाला, जहां प्रेम के पीछे पाप, पश्चाताप और घृणा का अंधकार छिपा होता है। और कामिनी, उस अभागिन को क्या कहें, जिसकी प्रेम की बाढ़ ने धैर्य और विवेक का बांध हाथ तोड़ दिया, और जिसके बहाव में नीति और मर्यादा की झोपड़ी भी बह गई। शायद ये सब पूर्वजन्म के संस्कार थे। रात के 10 बज चुके थे। कामिनी लैंप के सामने बैठी थी और चिट्ठियां लिख रही थी। पहला पत्र रूपचंद के नाम था। कैलाश भवन, लखनऊ। प्राणाधार, तुम्हारा पत्र पढ़कर जैसे प्राण निकल गए। उफ, अभी 1 महीना और लगेगा। इतने दिनों में शायद मेरी राख भी यहां न मिले। तुमसे क्या कहूं कि कैसी पीड़ा में हूं। डरती हूं कि कहीं तुम मुझे बनावटी न समझो, पर जो कुछ बीत रहा है वो मैं ही जानती हूं। बिना विरह की कथा कहे मन की आग नहीं बुझती। अब समझ में आता है कि अगर प्रेम खुद में आग है तो वियोग उस पर घी है। थिएटर अब भी जाती हूं, पर अब वहां विनोद के लिए नहीं, रोने और सिसकने के लिए। रोने से कुछ शांति मिलती है। आंसू बेवजह बहते रहते हैं। मेरा जीवन सूना और नीरस हो गया है। न किसी से मिलने का मन होता है, न किसी आनंद में दिल लगता है। परसों डॉक्टर केलकर का व्याख्यान था। भाई साहब ने बहुत कहा, पर मैं न जा सकी। प्यारे, मौत से पहले मत मारो। हमारे छोटे छोटे आनंद के क्षणों को वियोग की पीड़ा से न दबाओ। आओ, जितना जल्दी हो सके आओ। मेरे सीने से लगकर मेरे दिल की जलती हुई आग बुझाओ, नहीं तो विरह का यह अथाह सागर मुझे समेटकर निकल जाएगा। तुम्हारी कामिनी। इसके बाद कामिनी ने दूसरा पत्र अपने पति गोपाल नारायण को लिखा। माई डियर गोपाल, यह पत्र क्या कहेगा? क्या उसमें पश्चाताप होगा या फिर बनावटी औपचारिकता? जानने के लिए तैयार रहिए। अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। कामिनी का दूसरा पत्र अपने पति गोपाल नारायण के नाम। माय डियर गोपाल, अब तक तुम्हारे 2 पत्र आ चुके हैं, पर खेद है मैं उनका उत्तर नहीं दे सकी। 2 सप्ताह से सिर में असह्य पीड़ा हो रही थी। कोई भी बात चित्त को शांति नहीं देती थी। अब थोड़ा स्वस्थ हूं। चिंता मत करना। तुमने जो नाटक भेजे उसके लिए दिल से धन्यवाद। स्वस्थ होने पर उन्हें पढ़ना शुरू करूंगी। तुम जो वहां के मनोहर दृश्यों का वर्णन करते हो, उन्हें पढ़कर मुझे ईर्ष्या होती है। अगर मैं जोर डालूं तो भाई साहब वहां तक पहुंचा देंगे, लेकिन उनकी अपनी जिम्मेदारियां इतनी अधिक हैं कि उनसे नियमित सहायता लेना कठिन है, और इस समय तुम्हें कष्ट देना भी उचित नहीं समझती। ईश्वर चाहेगा तो वह दिन जल्द आएगा जब मैं तुम्हारे साथ वहां की सैर करूंगी। मैं इस समय तुम्हें कोई चिंता नहीं देना चाहती। आशा करती हूं तुम सकुशल होगे। अब दृश्य बदलता है। स्थान लखनऊ की सेशन अदालत। वहां एक ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी हुई है। अदालत का कमरा ठसाठस भर चुका था। दिल रखने की भी जगह नहीं थी। हर कोई टकटकी लगाए देख रहा था कामिनी की ओर। वह एक सुंदर, सौम्य और लावण्यमयी महिला के रूप में जज के सामने खड़ी थी, पर आज उसका चेहरा म्लान था। ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। पूरा कमरा घोर निस्तब्धता में डूबा हुआ था, जिसे बस वकीलों की धीमी कानाफूसी या पुलिस की आहटें तोड़ रही थीं। अदालत का अहाता भी लोगों से खचाखच भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर यहीं सिमट आया हो। शहर की अधिकतर दुकानें बंद थीं, जो 1-2 खुली भी थीं। वहां ग्राहक नहीं, सिर्फ लड़के ताश खेलते दिखे। सड़कें भीड़ से जाम थीं। हर कोई कामिनी को देखने और उसकी एक बात सुनने को अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था। वो लोग जो बड़े बड़े वक्ताओं को सुनने भी नहीं निकलते थे, अपने बेटों को थिएटर नहीं भेजते थे, वायसराय के आगमन की खबर से भी अनजान रहते थे, वे भी आज अदालत की ओर दौड़े चले आ रहे थे। सत्रियां भी जो बाहर नहीं निकल सकती थी, अपनी अटारियों पर चढ़कर कामिनी की एक झलक पाने को अपनी विवशता को कोसती उस ओर ताकती रहीं जिधर उनकी कल्पनाएं जा रही थी। क्या हुआ था कामिनी के साथ? अदालत में वो क्यों खड़ी थी? किस अपराध या संकट ने उसे वहां ला खड़ा किया? जानने के लिए जुड़े रहिए लर्न विद मनोज। अगला भाग सुनना चाहेंगे, जिसमिनी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ सामने आएगा। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सत्य और विश्वास की असली परीक्षा हो रही है। भीड़ के पीछे की पीड़ा। लखनऊ की वह अदालत जहां आज कामिनी और रूपचंद के जीवन का फैसला होना था,
वहां लोगों का तांता लगा था। स्त्रियां जो अदालत तक पहुंच नहीं सकती थी, अपनी छतों और अटारियों पर चढ़कर उस दिशा की ओर ताक रही थी जहां उनकी उत्सुक आंखें और कल्पनाएं पहुंच सकती थी। पर उनकी गरीब निगाहें इन निर्दयी ऊंची अट्टालिकाओं से टकराकर लौट आ रही थीं। आज का अद्भुत दृश्य, लोगों की इतनी भीड़ इसलिए जमा थी क्योंकि आज एक ऐसा नाटक चलने वाला था जो अल्फ्रेड थिएटर की किसी भी प्रस्तुति से 1000 गुना रोमांचक था। आज एक गुप्त रहस्य पर से पर्दा उठने वाला था जो अंधेरे में राई जैसा छोटा लगता था पर प्रकाश में पर्वत बन जाता है। कोई कहता रूपचंद जैसा शिक्षित मर्यादित व्यक्ति ऐसा नीच कार्य नहीं कर सकता, ये सब पुलिस का अत्याचार है, झूठा केस है। तो कोई कहता भाई, जिस नारी के खंजन नयन, लावण्य और छवि इतनी मोहक हो, उसके सामने तो कोई भी विचलित हो सकता है। इन चर्चाओं में नमक मिर्च खूब लगाया जाता, पर किसी में सहानुभूति या करुणा की एक बूंद भी नहीं थी। पंडित कैलाशनाथ का बयान खत्म हुआ। अब कामिनी इजलास में खड़ी हुई। उसका बयान बहुत ही संक्षिप्त और सीधा था। मैं अपने कमरे में रात को सो रही थी। करीब 1 बजे चोर चोर की आवाज से चौंक उठी। देखा भाई साहब और 2 चौकीदार किसी आदमी से हाथापाई कर रहे थे। वह भागने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने देखा चौकीदार उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस थाने की ओर ले जा रहे हैं। कामिनी का बयान सुनकर रूपचंद पर क्या बीती, वो अंदर से टूट गया। उसकी आंखों के आगे से पर्दा हट चुका था। कामिनी, तू ऐसी कृतघ्न, ऐसी पिशाचिनी, तेरी वो प्रेम की बातें सब धोखा थीं। तूने मुझसे कहा था मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। आज जब मेरा सब कुछ दांव पर है, तूने ही मुझे घातक वार दिया। रूपचंद अपने विचारों के समुद्र में डूबा था। तभी उसके वकील ने कामिनी से जिरह शुरू की। अब क्या रूपचंद निर्दोष साबित होगा? क्या कामिनी सच बोल रही है या उसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? सच्चाई का पर्दा उठेगा अगले भाग में। जुड़े रहिए लर्न विद मनोज चैनल पर। भाग 6 जल्द ही प्रस्तुत होगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भावनाएं, सच्चाई और दया की टकराहट होती है। जिरह का आरंभ। अदालत में गहन सन्नाटा था। अब कामिनी से सवाल जवाब शुरू हुए। वकील ने तीखा प्रश्न किया, क्या तुम सत्य निष्ठा से कह सकती हो कि रूपचंद अक्सर तुम्हारे घर नहीं आता था? मैंने कभी उसे अपने घर पर नहीं देखा। वकील, क्या तुम शपथ पूर्वक कह सकती हो कि तुम उसके साथ कभी थिएटर नहीं गई? कामिनी, मैंने उसे कभी नहीं देखा। क्या तुम शपथ लेकर कह सकती हो कि तुमने उसे प्रेम पत्र नहीं लिखे? सच का सामना कर। शब्द सुनते ही कामिनी की हालत उस पक्षी जैसी हो गई जो शिकारी के जाल में फंस गया हो। उसका मुंह सूख गया, शरीर कांप उठा, शब्द गले में अटक गए। पूरी अदालत की 2000 आंखें अब सिर्फ कामिनी को देख रही थीं। उधर रूपचंद का चेहरा खिल उठा। वो सोच रहा था, अब तू पकड़ी गई कपटी कामिनी, जो अपने सम्मान के लिए मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुली थी। आज तेरे अपने ही शब्द तुझे बेनकाब करेंगे। तेरे वे प्रेम पत्र जिनमें तूने मेरे लिए प्रेम उड़ेला था, आज उन्हीं से तेरे कपट का पर्दाफाश होगा। क्रोध में भरे रूपचंद ने अपने कोट की जेब की ओर हाथ बढ़ाया जहां वह पत्र सुरक्षित रखे थे। पर तभी कामिनी की आंखें रूपचंद की ओर मुड़ी। उन आंखों में लज्जा थी, याचना थी, पीड़ा थी और एक मौन पुकार थी। मैं स्त्री हूं, निर्बल हूं, कभी तुम्हारी थी और आज भी मेरी इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है। कृपा करो, रक्षा करो। रूपचंद ने उसकी आंखों में देखा और सब कुछ समझ गया। उसने अपने मन में उत्तर दिया, अगर तेरी लाज मेरे हाथों में है तो उस पर आंच न आने दूंगा। मेरी सारी पीड़ा, मेरा अपमान स्वीकार है, पर तेरी मर्यादा पर आंच न आएगी। वकील ने फिर वही प्रश्न दोहराया, क्या तुम शपथपूर्वक कह सकती हो कि तुमने रूपचंद को प्रेम पत्र नहीं लिखे? कामिनी की आंखें फिर झुक गईं। अब रूपचंद क्या करेगा? क्या वो पत्र अदालत में पेश करेगा या कामिनी की लाज बचाने के लिए सब कुछ सह जाएगा? सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, बदला नहीं, और यही बलिदान रूपचंद देने जा रहा है। कहानी अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां सच, प्रेम और बलिदान की परीक्षा हो रही है। वकील ने जैसे ही दोबारा वही सवाल दोहराया, कामिनी ने कांपते स्वर में उत्तर दिया,
मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मैंने उसे कभी कोई पत्र नहीं लिखा और अदालत से विनती करती हूँ कि वह मुझे इन अपमानजनक और अश्लील आक्रमणों से बचाए। सारा कक्ष स्तब्ध रह गया। अब रूपचंद की बारी थी। अभियोग की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी अभियुक्त के बयान की। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत, सिर्फ रूपचंद की आवाज। फिर भी सबको उम्मीद थी कि वह एक एक झूठ का पर्दाफाश करेगा, कामिनी को कटघरे में खड़ा करेगा। पर रूपचंद जैसे ही इजलास में आया, उसका चेहरा तेज और गंभीर था, नेत्रों में संयम और साहस चमक रहा था और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हाँ, रूपचंद ने कहा, मैं दोषी हूं। पूरा कक्ष हिल गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये क्या हो गया? क्यों कर रहा है वह ऐसा? कुछ स्तब्ध रह गए, कुछ आक्रोश से भर उठे और कुछ कामिनी की निष्ठुरता पर धिक्कार करने लगे। सबकी एक ही भावना थी, रूपचंद निर्दोष है, वह सिर्फ प्रेमवश चुप है। अगर वह चाहे तो सब कुछ पलट सकता है, पर नहीं, उसने प्रेम के नाम पर बलिदान दे दिया। कुछ लोग उसके साहस पर हंसे भी, लेकिन बलिदान पर हंसने वाले बलिदान नहीं कर सकते। फैसला। 2 घंटे के बाद अदालत में शांति लौटी। जज साहब उठे और बोले, अभियुक्त शिक्षित है, युवक है, सभ्य है, लेकिन आंखों का अंधा है, इसलिए इसे शिक्षा देना आवश्यक है। अपराध स्वीकार करने से सजा कम नहीं हो सकती, अतः इसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। सबने जैसे भाले सी चोट महसूस की। यह अन्याय है, यह क्रूरता है, यह प्रेम का अपमान है। पर रूपचंद का चेहरा शांत था, मानो कह रहा हो, यदि प्रेम सच्चा है तो उसका फल भी मेरे ही भाग्य में होगा। आज भले ही जेल की सलाखें मेरा भाग्य हो, पर कामिनी की लाज मैंने बचा ली और यही मेरी विजय है। क्या यही सच्चा प्रेम है? क्या त्याग ही प्रेम की पराकाष्ठा है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई भावना, एक नई सोच के साथ।